नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस मंच पर आज हम एक बार पुनः IBS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023, जिस मंच पर हम करते हैं धरती पर भगवान कहलाने वाले डॉक्टर्स का सम्मान, डॉक्टर्स डे, एक ऐसा अवसर जब हम सब मिलते हैं उन चिकित्सकों से और उनकी एक्सीलेंस टीम से जो अपने पूरे संस्थान के द्वारा जीवन बचाने के संकल्प में दिन रात लगे हैं। एक एक क्षण उनके जीवन का हमारे आपके जीवन को बचाने और सुधारने और सेहतमंद बनाने में लगा हुआ है। तो आज की संध्या पुनः आप सबको, सारे डॉक्टर्स को और उनकी एक्सीलेंस टीम को हम समर्पित करते हैं। ये शाम और ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें हम सब के सुपरस्टार, हम सब के दिलों में बसने वाले कपिल देव साहब, जो कि इंडियन टीम के ऐसे पहले कप्तान हैं जिन्होंने हमें विश्व विजेता का सपना दिखाया और पूरा करके पहला विश्व कप दिलाया। तो आज वे भी हमारे साथ इस मंच पर होने वाले हैं। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं IBS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023 की। शुरुआत के लिए सबसे पहले ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन डॉक्टर्स को मंच पर आमंत्रित करें और उनके साथ एक छोटी सी शुरुआत करें, बातचीत की, जानने की कोशिश करें कि प्रतिदिन जिस टास्क को वो अपनी टीम के साथ निभाते हैं, हर पल जीवन बचाने के लिए जो वो आज कार्य कर रहे हैं, ऐसे कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पीछे छोड़ते हुए आज वो और उनकी टीम सबसे ऊपर के पायदान पर दिखाई पड़ती है। आज वे अपने कामों से सबके लिए प्रेरणा बन चुके हैं। कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स को हम अपने पहले पैनल में यहाँ मंच पर आमंत्रित करने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार जोरदार तालियों से मुझे अनुमति दीजिए। जितने भी लोग हैं कृपया एक बार जोरदार गर्मजोशी वाली तालियां बजाएं आप सब डॉक्टर्स के लिए, इस मंच के लिए और आज के इस आयोजन के लिए। मैं बिना देर किए सबसे पहले अपनी सहयोगी रचना नितेश को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो इस पैनल को होस्ट भी करेंगी, मॉडरेट करेंगी, और साथ ही साथ बहुत आदर के साथ आप सबको मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल साहब, जो कि रोबोटिक नी सर्जन हैं, श्री नारायण हॉस्पिटल रायपुर से पधारे हैं। प्लीज डॉक्टर साहब कम ऑन स्टेज। डॉक्टर अभिजीत रायजादा साहब, MD मेडिसिन एंड फिजिशियन, मधुमेह, हृदय और किडनी रोग के एक्सपर्ट हैं, साईं बाबा हॉस्पिटल बिलासपुर से हमारे बीच पधारे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मंच पर। डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर जी, MD आयुर्वेद, डायरेक्टर हैं, श्री श्रेयन आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय रायपुर से हमारे बीच पधारी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंच पर आवाज देता हूं डॉक्टर जोगेश विशन दासानी साहब को, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर से हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज मंच पर आइएगा। और डॉक्टर शशि कपूर सिंह परिहार साहब, पीडियाट्रिशियन और डायरेक्टर, परिहार हॉस्पिटल कवर्धा, आपको भी मैं बहुत आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सबसे मैं चाहूंगा कि हम सब जोरदार तालियों से इस मंच को स्वागत करें, वेलकम करें। ओवर टू यू रचना। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पहला सेशन है वो बहुत ही शानदार होगा। टीम एक और चेयर लगाइए जल्दी। थैंक यू सो मच। तो शुभ डायमंड प्रेजेंट्स IBS 24 धन्वंतरी सम्मान 2023, इसका आगाज हम कर रहे हैं अपने फर्स्ट पैनल से चर्चा के द्वारा। और आज की तारीख में सेहत को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, ऐसा मानने लगे हैं कि कोविड काल के बाद में हम सब ने अपनी सेहत को थोड़ा सा सीरियसली लेने की शुरुआत की है। पर वाकई क्या ये बात सही है, ये इन चिकित्सकों के पैनल से चर्चा में पता चलेगा। ओवर टू यू रचना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये खास कार्यक्रम है IBS 24 धन्वंतरी सम्मान। IBS 24 हमेशा से ही जन सरोकार के मुद्दों को उठाते रहा है और जन सरोकार के मुद्दों में एक ऐसा मुद्दा भी है जो आपके, हमारे, हम सभी के सेहत से जुड़ा हुआ है। तो सेहत के मुद्दों पर आज हम संवाद करेंगे और इस संवाद में हम बात करेंगे कि मेडिकल फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं।
तो सेहत संवाद की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज पैनल में है डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन है श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। डॉक्टर अभिजीत रायजादा, एमडी मेडिसिन फिजिशियन, मधुमेह हृदय एवं किडनी रोग विशेषज्ञ, साई बाबा हॉस्पिटल बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर, एमडी आयुर्वेद, डायरेक्टर श्री श्रेयन आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय रायपुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर जोगेश विशन दसानी, माफ कीजिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल रायपुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके साथ ही मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ डॉक्टर शशि कपूर सिंह परिहार, पीडियाट्रिशियन, डायरेक्टर परिहार हॉस्पिटल कवर्धा से। तो ये हमारा खास पैनल है जिनके साथ अब हम चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि हमारा ये आयोजन है, हमारा कार्यक्रम है जिसका नाम ही धन्वंतरी है। धन्वंतरी चिकित्सा के देवता कहे जाते हैं और उन्होंने ही आयुर्वेदा की भी उत्पत्ति की थी। तो सबसे पहला मेरा सवाल नारी शक्ति से ही होगा। डॉक्टर पल्लवी, आपसे ही ये सबसे पहला सवाल है कि मेडिकल साइंस अब काफ़ी तरक्की कर रहा है, हाईटेक मेडिकल वर्ल्ड के बीच आयुर्वेद की क्या संभावनाएं आप देखती हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी क्षीरसागर, एमडी आयुर्वेदा। और आयुर्वेद के बारे में कहे तो वो 5000 सालों पुराना है, उसमें ह्यूमन प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, उसमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए वो अभी तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस चल रही है। और दूसरा ये है, इसमें होलिस्टिक अप्रोच है, इसीलिए वो आगे भी चलता रहेगा। और प्रकृति परीक्षण करके पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं दी जाती है। इसी वजह से कौन से भी साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि किडनी पे इफ़ेक्ट आता है हर्बल मेडिसिन या मेटालिक मेडिसिन लेने से, मगर मैंने बहुत सारे पेशेंट को मेडिसिन दी है, किसी को भी यानी कौन सा साइड इफ़ेक्ट या किडनी पे इफ़ेक्ट आया है ऐसे मुझे देखा नहीं गया है। तो वही है, होलिस्टिक अप्रोच की वजह से वो आयुर्वेद ये आगे भी चलता रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो ये सबसे पारंपरिक हमारी परंपरा है। और इसके बाद हम बात करेंगे बिल्कुल हाईटेक की। जो सबसे हाईटेक अभी मेडिकल फील्ड में है वो है रोबोटिक सर्जरीज। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल से है, रोबोटिक नी सर्जन है और मेरे हिसाब से सबसे पहले रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन आप हैं। तो आपसे यही सवाल मैं जानना चाहूँगी, यही जवाब जानना चाहूँगी कि इसमें क्या चैलेंजेस आप पाते हैं और क्या संभावनाएं देखते हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीतम अग्रवाल फ्रॉम श्री नारायणा हॉस्पिटल रायपुर। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी फील्ड में, सारे फील्ड में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे ही मेडिकल फील्ड में अभी रोबोटिक सर्जरीज जो है उसका बूम आया है लास्ट 5 ईयर्स में, क्योंकि जितना अच्छा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तो उतना उसका यूज़ करेंगे तो पेशेंट के लिए फ़ायदा होगा। तो रोबोटिक सर्जरीज के एडवांटेजेस ये हैं कि उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्जरी की एक्यूरेसी बढ़ती है। नॉर्मली जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसमें सर्जरी के बाद जो पैर का अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। जितना अच्छा अलाइनमेंट रहता है जॉइंट की लाइफ उतनी अच्छी रहती है। तो रोबोटिक में प्रिसीजन सब मिलीमीटर का है, तो उसमें आपका एरर के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छा रहता है तो रिज़ल्ट अच्छा रहता है। पेशेंट का पोस्ट ऑप रिहैब भी फास्ट रहता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। तो फ्यूचर रोबोटिक है। एंड इसमें चैलेंजेस ये है कि रोबोटिक जो है ये सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो सब इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। एंड छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट किया है। इसको अराउंड 8 मंथ्स हो गया है एंड अराउंड हमने 200 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी मैंने जो पहले नॉर्मली रिप्लेसमेंट करते थे उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, बट मैंने जो ये 200 रोबोटिक सर्जरीज किया है तो इसमें मैंने देखा है कि रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है। पेशेंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। पहले पेशेंट बाहर ऑपरेशन करने के लिए अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली जाते थे, अब उन लोग वहाँ जाने के वजह अब हमारे पास आके रोबोटिक सर्जरी कराने के लिए उन लोग रेडी हैं।
and ये they are बहुत ही happy. एक अच्छी बात है कि पहले लोगों को छत्तीसगढ़ के बाहर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं जाना पड़ता। और यही खासियत है हमारे छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल फैसिलिटीज अब इतनी बढ़ गई हैं, एंड कुडोस टू ऑल द डॉक्टर्स, जिनकी वजह से लोगों का भरोसा जो है वो छत्तीसगढ़ में कायम हुआ है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अभिजीत रायजादा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। तेजी से बढ़ते हुए डायबिटीज पेशेंट, क्या कोरोना की वजह से ये हुआ है? क्योंकि बहुत से लोग अब जो हैं वो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि डायबिटीज अगर किसी को एक बार हो गया, अगर वो दवाइयों में चला गया, तो फिर वापस से ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, कोरोना से डायबिटीज़ बढ़ा, एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। डायबिटीज़ का डिटेक्शन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में आए, और कोविड में क्योंकि पहला ही इनिशियली इन्फ्लेमेटरी मार्कर और शुगर से डेथ रेट बढ़ा, इसकी वजह से जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आया। हर व्यक्ति कोई भी चेकअप करने के पहले शुगर चेक करने लगा। कोविड के समय स्टेरॉयड और कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज़ हुई जिसकी वजह से आंशिक रूप से कुछ समय के लिए शुगर बढ़ा, बट उनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको रेगुलर और परमानेंट डायबिटीज़ हुआ। तो कोविड से बढ़ गया ऐसा नहीं है, एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ी, चेकअप बढ़ा, शुगर, HbA1c, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स को चेक करना शुरू हुआ। तो ये पहले प्रश्न का जवाब था कि इवेंट कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में कोविड से डायबिटीज़ बढ़ गया, ये एक्चुअली पूरी सच्चाई नहीं है। नंबर 2 बात जो आपने बोला, डेथ रेट या कॉम्प्लिकेशन के लिए पहले क्या अवेयरनेस नहीं थी। कुछ लोग टेस्ट नहीं करते थे, कोई प्री मेडिकल चेकअप में डायबिटीज़ हर जगह था, लेकिन लोग चेक नहीं करते थे। चेक करने के बाद उसको डिले करते थे, थोड़ा सा शुगर है, प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ नहीं है। एक्चुअली देयर इज़ ऑल और नन लॉ। प्री डायबिटीज़ जिसमें कि 160 के नीचे वाले 140 से 160 होते हैं, यहाँ पर अगर हम बीटा सेल को एड्रेस करें तो उनके हार्ट, किडनी, ब्रेन, आँख सबको बचा सकते हैं। आज की डेट पे ग्लूकोमीटर एकदम सस्ता टूल है, 10 रुपये के स्ट्रिप है, इजीली अवेलेबल है। जो 70,000 पेशेंट मैंने 22 साल में देखे, उससे यही समझ में आया, पहला वो अपनी डायग्नोसिस को स्वीकार नहीं करते, दूसरा उसको ट्रीट नहीं करते, तीसरा ट्रीट टू टारगेट। यहाँ फिजिशियंस का रोल है कि वो शुगर का जो लेवल आना चाहिए वहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करते। और चौथी बात है, जो लेटेस्ट टूल्स हैं जैसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग या इंसुलिन पंप या इंसुलिन सिरिंज, या तो कॉस्ट की वजह से अवेलेबल नहीं है या हमारे मन में कुछ इनिबिशंस है। तो दिस इज द आंसर। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद से लोग सजग हुए हैं, वाकई में सजग तो हैं, लेकिन क्या वाकई उतने जागरूक हैं? हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जैसा सर ने कहा कि कोरोना के बाद लोग सजग हुए हैं, और सजग होने के साथ साथ अब लोग जो हैं वो संभावनाओं की तलाश भी कर रहे हैं और हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। लेकिन इस बात से डॉक्टर जोगेश, ये सवाल आपसे है मेरा, डायबिटीज से हट के अगर हम हार्ट अटैक्स की बात करें तो बीते दिनों जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं, पहले एक बात कही जाती थी कि हार्ट अटैक एक उम्र के बाद होता है, 60+ में हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा होती थी। लेकिन जिस तरह का अभी ट्रेंड देखा जा रहा है, युवाओं को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, इसकी क्या वजह आप मानते हैं? क्या ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है कोरोना से? नमस्कार, मैं डॉक्टर जोगेश विशन दसानी। जैसा कि अभी आजकल देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक कुछ कम उम्र के 45 से कम की उम्र के लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है। मैं अगर थोड़ा सा पीछे इनके जो कारक हैं जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर, इनकी भी संभावनाएं आजकल जवान लोगों में बढ़ गई हैं। इसका कारण है आजकल की जो लाइफ स्टाइल है जिसमें स्ट्रेस है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब लोग आजकल प्लेग्राउंड्स के बजाय इंडोर गेम्स खेलते हैं, मोबाइल्स ज़्यादा चलाते हैं, मोबाइल गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, और जिस तरीके का हमारा डाइट हैबिट हो गई है, इन सब की वजह से जो इसके रिस्क फैक्टर है जैसे ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, ये सब बढ़ गए हैं। और इनका जब संख्या बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इसका असर हार्ट अटैक के संख्या में भी पड़ता है। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोरोना के बाद से कुछ इवेंट रेट्स यंग इंडिविजुअल्स में बढ़ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना हमारे एक वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ गया है, जिसकी वजह से जो आजकल जो जवान लोग आते हैं जिनके मैं वो बहुत बार जब एंजियोग्राफी करता हूं तो उनके में कोई ब्लॉकेज नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ थक्का ही थक्का मिलता है। ब्लड के क्लॉट पड़े हुए रहते हैं और वो ईजिली निकलते नहीं हैं। और कई बार जब उनको कुछ अच्छा जैसे थ्रोम्बोलिटिक ड्रग लग जाती है तो जब हम उनको आफ्टर 12 आवर्स जब हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो कई बार हमें लीजन भी नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पे कोरोना ने डेफिनेटली कुछ चेंजेस छोड़ के गए हैं, जिसके बारे में हमारी जो जानकारी है, चूँकि बीमारी नहीं है तो जानकारी लिमिटेड है, तो उसके संबंध में
बहुत अभी और भी रिसर्चेस बाकी हैं। क्योंकि युवाओं में तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम लोग तो खबरों में रहते हैं, तो जब हम खबरें देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं जहाँ पे अचानक से डांस करते हुए लोगों की डेथ हो जा रही है, जिम में वर्कआउट करते हुए अचानक से इस तरह से एक्टिव मोड पे रहते हैं और अचानक से हार्ट अटैक बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अलार्मिंग है, हम मानते हैं। निश्चित तौर पे जब देखिए हार्ट अटैक के प्रेजेंटेशंस कई प्रकार के रहते हैं, जैसे ब्लॉकेजेस में छाती में दर्द वगैरह होने के लक्षण रहते हैं, लेकिन कई बार वो सीधे एक दिल की धड़कन की एबनॉर्मलिटीज कर देता है, जिसकी वजह से मरीज की अचानक ही मृत्यु हो सकती है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, पर साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि न्यूज़ में हाईलाइट भी वही चीज़ होंगी जो थोड़ा नॉर्मल से हटके होंगी। जब नॉर्मल हार्ट अटैक पड़ेंगे तो वो नज़र में नहीं आएंगे। तो जब हम हार्ट अटैक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी चर्चा जरूर करेंगे थोड़ी देर में कि हमको कैसे अपने हृदय का ख्याल करना है, लेकिन इस वक्त चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और मैं डॉक्टर शशि कपूर सिंह परिहार का रुख करूंगी। पीडियाट्रिशियन हैं और कवर्धा से हैं। सर, आज के ज़माने में जहां हर कोई छत्तीसगढ़ की राजधानी का रुख कर रहा है, आपने कैसे सोचा कि कवर्धा में आपको एक इतना अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहिए? क्या उद्देश्य आपका रहा वहाँ हॉस्पिटल खोलने के पीछे? जी, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर शशि परिहार, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम कवर्धा। जी मैडम, कवर्धा मेरा होम टाउन रहा है, तो पहला कारण तो ये है कि मैं अपने लोगों के बीच में जाके काम करना माइक चाहता थोड़े था। पास कर लीजिएगा आपने। दूसरा, क्योंकि जब मैं 10 साल पहले कवर्धा गया था तो वहाँ पे ज़्यादातर जो पीडियाट्रिशियन थे वो एडल्ट मरीज को भी देखते थे। तो मेरा ऐसा सोचना था कि अगर हम जो ज़्यादा नीडी जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, न्यूबॉर्न हैं, अगर हम उनको स्पेशलाइज्ड केयर दे पाएँ एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल के रूप में, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम सेवा दे पाएंगे। तो मुख्य रूप से ये 2 वजह रही कि मैं बड़े शहरों में ना जाके अब छोटे जगह में जाके प्रैक्टिस किया। कितनी अच्छी बात है। एक बार तालियां जरूर हो जाए इनके इस बात पे कि उनकी सोच रही कि जिस जगह को वो बिलोंग करते हैं वहीं पर वो अपना एक हॉस्पिटल खोलें और वहां पर चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएं। डॉक्टर पल्लवी, हम सजग हुए हैं, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के बाद लगातार हर कोई सजग है, इवन बच्चे भी अब काफ़ी सजग हैं, वो भी समझते हैं कि उनको एक्सरसाइज करना चाहिए या फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। और ऐसे ही अब डिटॉक्स बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मतलब मैं खुद भी यूट्यूब पे देखती हूँ कि किस तरीके से डिटॉक्स वाटर बनाया जा सकता है और मैं खुद वो ट्राई करती हूँ। आप डिटॉक्स की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा में इसके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, और पंचकर्म, मुझे लगता है शायद पंचकर्म इज द वर्ड, उसके बारे में मुझे बताइएगा। नेचुरोपैथी और पंचकर्म में डिफरेंस भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से जब आप हैं इस मंच पर। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंस है, रादर आयुर्वेद का ही पार्ट नेचुरोपैथी आ सकता है। नेचुरोपैथी में यानी नेचुरल चीज़ें यूज़ करके, यानी पांचभौतिक चीज़ें यूज़ करके चिकित्सा की जाती है। यानी इसमें प्रिवेंशन डिसीज़ किया जाता है और हीलिंग किया जाता है। मगर आयुर्वेद में जो पंचकर्म किया जाता है उसमें यानी शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में यानी शारीरिक और मानसिक के लिए 3 दोषों के एलिमेंट्स कहे हैं। यानी सबने तो सुना ही होगा वात पित्त कफ, ये बहुत लोग सुनते हैं मगर क्या होता है समझ में नहीं आता है सबको। पित्त यानी एसिडिटी ही लगती है, मगर वैसे नहीं है। वात पित्त कफ ये बेसिक एलिमेंट्स माने गए हैं आयुर्वेद में। तो उसमें जब बीमारी होती है तो इम्बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है, तो वो बैलेंस करने के लिए पंचकर्म किया जाता है। बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ कि हमें पंचकर्म करना है, डायरेक्ट आ जाते हैं पंचकर्म करना है, मगर वो वैसे नहीं होता है। पहले केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद यानी उसका डाइजेशन ठीक है क्या नहीं देख के ही पंचकर्म किया जाता है। क्योंकि लोगों को पंचकर्म यानी सिर्फ मसाज यही इक्वेशन पता है। रादर पंचकर्म में यानी मसाज यानी हम लोग अभ्यंग या स्नेहन बोलते हैं। अभ्यंग और स्वेदन ये जैसे ऑपरेशन के पहले प्री ऑप प्रिपरेशन रहता है, वैसे ही ये स्नेहन स्वेदन एक प्री ऑप ही रहता है। और उसके बाद यानी डिसीज अनुसार वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यन, रक्तमुक्षण, ऐसे ये मेन 5 कर्म हैं वो किए जाते हैं। वो डिसीज अनुसार और पेशेंट अनुसार उसके मेडिसिन अलग अलग होते हैं, सबको सेम नहीं होते हैं। तो यानी पंचकर्म करने की वजह से यानी जो जड़ों से डिसीज यानी पूरा कम हो जाता है। यानी मैं कहूँगी कि शादी के बाद भी माता पिता दोनों ने भी डिटॉक्स यानी पंचकर्म करना चाहिए।
यानी आयुर्वेद में कहा है कि हेरिडेटरी डिसीज बच्चों में ना आ जाए, इसीलिए डिटॉक्स यानी पंचकर्म करना चाहिए। तो पंचकर्म यानी सबसे अच्छी चिकित्सा है, लोगों ने ठीक से वो समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तो हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम पूरी डिटेल जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप श्री श्रेयन आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय रायपुर से जरूर संपर्क करके आप डॉक्टर पल्लवी से पूरी तरीके से इस थेरेपी को समझ सकते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थेरेपी, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अभिजीत सर आपसे ये सवाल है, थेरेपी की हम बात कर रहे हैं और सजगता और जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपने शरीर के प्रति बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है, पड़ती ही है। तो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में किस तरह की थेरेपीज़ हैं और उसकी कॉस्ट भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कई बार लोग परेशान हो जाते हैं और इलाज की जो बढ़ते हुए कॉस्ट है उसकी वजह से इलाज ले नहीं पाते। देखिए, भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर जा रहा है और लगभग 10% पॉपुलेशन यानी छत्तीसगढ़ लगभग 3 करोड़ का होने जा रहा है, जिसमें 10% लोग जो हैं वो या तो डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। डॉक्टर जोगेश ने अभी बताया हार्ट अटैक की भी पहली संभावना डायबिटीज़ के मरीजों से रहती है। स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के अलावा एक कॉमन फैक्टर है जो कि कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ाता है, कम एज में हार्ट अटैक भी करता है, हार्ट अटैक से डेथ भी बढ़ाता है। यानी डायबिटीज़ वो डिजीज़ है जिसको प्री डायबिटीज़ स्टेज में यानी मदर फादर को है तो बच्चे को स्क्रीन करना चाहिए, चाहे एक्सरसाइज करें, रेगुलरली शुगर चेक करें, डाइट को बराबर रखें। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज एक और रेगुलर चेकअप। यहाँ पर थेरेपी वर्ड तब आता है जब कोई डिजीज़ आ जाए। तो डायबिटीज़ में स्टिल इतने एडवांसमेंट के बाद भी क्योर शब्द नहीं आया है, रिवर्सल आया है। यानी कि रिवर्सल मैंने फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडीमिया को डाइट से, एक्सरसाइज से वापस करना। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद सर भी यहाँ सहमत होंगे, लास्ट 20 ईयर्स में डेथ रेट बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि हार्ट अटैक में स्टेंट से, ड्रग इलूटिंग स्टेंट से डेथ रेट इंप्रूव हुआ है, लेकिन ओवरऑल डायबिटीज़ के पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ा है, क्योंकि मेटफॉर्मिन से लेके इंसुलिन तक, ग्लूकोमीटर से लेके कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग तक, ये साथ में कलर डॉपलर जो जल्दी हार्ट अटैक को डायग्नोज करता है, ये सभी फैसिलिटी आजकल हर नर्सिंग होम में हमारे इंस्टीट्यूट में भी है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ AMI क्यों इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में? कभी चेस्ट पेन होता है, कभी नहीं होता। आपके पास एक ECG इको है, आपने आधे घंटे में डायग्नोज किया और रेलेवेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा। तो आपकी जानकारी के लिए लास्ट 1 ईयर में डायग्नोज हार्ट अटैक का कोई भी पेशेंट हमारे इंस्टीट्यूट में डेथ नहीं हुआ, क्योंकि हमने 1 घंटे के अंदर दूरी पे अपोलो है, इमीडिएट वहाँ शिफ्ट किया। सेकेंडली हाइपोग्लाइसीमिया, जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो जो दवाइयाँ थी पेशेंट बेहोश हो के आते थे, अब जो नई दवाइयाँ हैं उससे बेहोश होकर आने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। और सभी जानते हैं कि जो बेहोश होकर मरीज आते हैं उनमें हार्ट अटैक, लकवा, ब्रेन हेमरेज और ओवरऑल डेथ रेट बढ़ जाती है। तो ये हम लोग इसका केयर करते हैं। डॉक्टर प्रीतम, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं तो इसमें बहुत एहतियात बरतना पड़ता है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स इंजरी किसी को हो गई है और उससे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। इसमें किस तरह की नई टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? जो स्पोर्ट्स इंजरी इज ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो इंजरी होना ही है, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो तो नहीं कर सकते। तो रिड्यूस करने के लिए जो तरीका है, प्रॉपर बिफोर एनी स्पोर्ट्स आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी का कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर स्पोर्ट्स दोनों चीज़ें करना जरूरी है। अगर हम वो प्रॉपर कंडीशनिंग एंड स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग नहीं करेंगे तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सारे स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है, सब में फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो चीज़ जो है कुछ हद तक पहले से बेटर हो गया है कि कैसे एक्सरसाइजेस करना है। कोई इंजरी होता है, पहले क्या होता था, किसी को कोई इंजरी हुआ उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, फिर आगे फिर स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें इंजरी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर प्रॉपर टाइम में उसका रिहैब इवैल्यूएशन हो और ट्रीटमेंट सही टाइम में मिल जाता है तो री इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्पोर्ट्स इंजरी फील्ड इज़ वेरी इवॉल्विंग एंड इस पर बहुत अच्छा अभी फ्यूचर में डेवलपमेंट होने के और चांसेस हैं। डॉक्टर शशि, आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आपने कवर्धा जैसी जगह में बच्चों के लिए इतना अच्छा अस्पताल खोला है, हमें आज ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं, किस किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? जी, कवर्धा में हमारा जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है उसमें न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करते हैं, जो प्री मैच्योर बेबीज़ है उनके लिए केयर प्रोवाइड करते हैं, और जो ज़्यादा सिक चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए PICU का केयर है, और
हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं पेरेंट्स के लिए, ताकि उनको हम लोग अवेयर कर सके कैसे न्यूबॉर्न केयर करना है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, जो गवर्नमेंट में जो वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है उसका हम लोग टीकाकरण करते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और न्यूबॉर्न जो प्रीमेच्योर बेबी है उनको ट्रांसपोर्ट के लिए बेहतर एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब सुविधाएं हम लोग अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। टू कंक्लूड द पैनल, सर आखिरी सवाल आपसे ही है कि हम हार्ट की जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें जो अपने हार्ट की सेहत के लिए हमेशा करना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 40 मेरे हिसाब से जो भी लोग हैं वो अपना एक रेगुलर चेकअप अपने डॉक्टर की सलाह पे कराया करें। नॉर्मली कई बार कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स में कई किस्म के पैकेजेस रहते हैं, बट प्लीज़ डिस्कस दोज पैकेजेस इनिशियली विद द डॉक्टर्स, देन गो अहेड विद द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि सारा इन्वेस्टिगेशन और होल बॉडी चेकअप करने के बाद अगर आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं तो फिर मतलब नहीं है उस टेस्ट का। तो आपको वो सिलेक्टेड टेस्ट करवाने चाहिए जो कि एक रिक्वायरमेंट रहती है एक एज के हिसाब से। अगर ज़रूरत रहे एक ईयरली ECGs वगैरह होने चाहिए। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत रिपोर्ट करें सही डॉक्टर से। ऑन दैट नो, थैंक यू सो मच आप पांचों का ही। आप लोगों ने इतनी सार्थक ये चर्चा की, और निश्चित तौर पर हम ना सिर्फ आयुर्वेद के बारे में हमने जाना बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी बढ़ गई हैं, क्या संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में भी जाना। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पहले पैनल के लिए जो बहुत ही सार्थक चर्चा जिन्होंने की। थैंक यू सो मच रचना, थैंक यू सो मच ऑल द डॉक्टर्स एंड विश यू ऑल द लक। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम आपको सुन पाए हैं। पुनः आप सबके सम्मान की वेला का इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कीजिएगा।